नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि ज्ञात है, हम आज से नया अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप हेडिंग हाइड्रोजन एवं उसके यौगिक। बड़ी हेडिंग है, चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आती इसके अंदर। कभी कभी तो सवाल भी नहीं आते इससे, ठीक है ना। इसकी फ्रिक्वेंसी 2-3 साल में कभी एक बार होती है, ठीक है। क्वेश्चंस की यदि पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 2-3 साल के अंदर कभी एक बार इससे क्वेश्चन आता है। हर साल इससे क्वेश्चन की गारंटी नहीं है। तैयार तो हम करेंगे ही, पर बहुत डिटेल इमोशनल होने का कोई खास तंत्र नहीं है इसके अंदर। कुल मिला के मैं मानता हूं कि जितना आपको दे रहा हूं उतना आप तैयार कर लेना। ये वो चैप्टर नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना समय इन्वेस्ट करवाना आवश्यक, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कोई तकलीफ कहीं नहीं आने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट मैं ऑलरेडी आपके सामने बनाकर लेकर आया हूँ, उसको सारों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जहाँ एक्सप्लेन करने लायक बात आएगी वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी सिंपल चीज़ें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन जानते हैं सबसे हल्का तत्व है, ये तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है। और इसका पोजीशन जो है ना इसकी, वह अभी आवर्त सारणी के अंदर निश्चित नहीं है, डाउटफुल मामला है। क्यों? आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन निश्चित नहीं है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन आप यदि आवर्त सारणी ऑब्जर्व करोगे तो आपको हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप में लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन बेसिकली वो उसका ग्रुप नहीं है। मतलब वहाँ उसको रख दिया है ऐसा नहीं है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि इसके गुण जो है ना वो एक से ज़्यादा अधिक वर्गों से मिलते हैं। इट शोज सिमिलरिटी विद मोर देन वन ग्रुप। ये एक से ज़्यादा अधिक जो वर्ग हैं उनसे अपने समानताएं दर्शाता है गुणों के अंदर। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी सूरत के अंदर इसको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाना संभव नहीं है। तो इसलिए इसकी कोई स्थिति फिक्स नहीं है अभी भी, वर्तमान आवर्त सारणी में भी। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आवर्त सारणी में पोजीशन यानी कि स्थिति निश्चित नहीं है कि भाई यहीं रखना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक से अधिक वर्गों के तत्वों से समानता दर्शाता है। एक से अधिक वर्गों के तत्वों से समानता दर्शाता है, यानी ये सिमिलरिटी शो करता है एक से अधिक वर्गों के तत्वों से। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, यह फर्स्ट वर्ग यानी क्षार धातुओं से भी समानता दर्शाता है। जानते हैं फर्स्ट वर्ग में क्षार धातु रखे गए हैं। और हैलोजन से भी समानता। मूल रूप से इन दो वर्गों के अंदर कंफ्यूजन है कि कहाँ रखें। क्षार धातुओं के समान यह +1 बनाता है, उनके समान सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो धातुएं हैं और ये ठहरा अधातु, ठीक है ना। तो अधातु के साथ धातु को रखा जाना वो भी जस्टिफाई नहीं है। हैलोजन निश्चित तौर पर हैलोजन है अधातु, लेकिन हैलोजन जो है वह अक्सर जो है वह विद्युत ऋणीय तत्व है, यानी वो नेगेटिव शो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जबकि ये शो करता है आपका पॉजिटिव। तो इसके गुणों में समानता कई वर्गों से हो रही है। तो ऐसी सूरत में किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का निर्धारण इसका हम नहीं कर पाए कि इसको कहाँ रखना चाहिए, तो इसीलिए इसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ शॉर्ट पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करते चले जाते हैं। जहाँ समझाने का लगेगा वहाँ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्का तत्व है, ये ऐसी कोई बात नहीं जिसमें कुछ परेशानी हो। इसे ज्वलनशील गैस कहा जाता है। यही कारण है कि गुब्बारों में हल्की होने के बावजूद भी इसके बजाय हम हीलियम को प्राथमिकता देते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी दिखाई दे जाता है, बेसिकली जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है ये तो, कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया सबसे हल्की होने के बावजूद, ये सबसे हल्की है, उसके बाद भी हम इसे बलून में इस्तेमाल नहीं करते, अवॉइड करते हैं, उसके बजाय हीलियम का उपयोग अधिक करते हैं। क्यों? हीलियम तो इससे भारी है। तो उसके पीछे लॉजिक ये ज्वलनशील ही है। भाई हाइड्रोजन का तो मोलर द्रव्यमान 2 है, हीलियम का 4 है, तो हल्की तो हाइड्रोजन है। हल्की का भारी का क्या लेने देना है मेरे भाई? हल्की गैस भरूंगा, वायु से हल्की गैस भरूंगा तभी तो गुब्बारा ऊपर उठेगा। गुब्बारे में भारी गैस भर दूंगा तो ऊपर कैसे उठेगा भाई? वो तो उठ ही नहीं सकता। तो इसके लिए उसमें हल्की गैस भरी जाती है। अब हल्की में हमारे पास 2 ऑप्शन है, H2 और हीलियम। H2 सबसे ज़्यादा हल्की है, हीलियम उससे थोड़ी भारी है, फिर भी इस्तेमाल हीलियम का करते हैं क्योंकि H2 ज्वलनशील बहुत है, इन्फ्लेमेबल है, बहुत तुरंत आग पकड़ती है, समझते हैं ना। तो फिर उसको इस्तेमाल ठीक नहीं माना जाता। फिर बात आती है कि
अधिक बंद ऊर्जा के कारण परमाणविक रूप में अधिक क्रियाशील है, लेकिन अणु रूप में क्रियाशील इतना नहीं है। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। अब बॉन्ड एनर्जी क्यों हाई है, देखिए, तो जो फैक्ट जहां काम का आएगा वहां एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए एच बॉन्ड जो होता है ना, एच बंद की जहां तक मैं बात करूं, एच बॉन्ड जो है वह मजबूत है ना। एच बंद प्रबल है। किस वजह से प्रबल है, किस वजह से है? एच के छोटे आकार के कारण। हाइड्रोजन का आकार बहुत कम होता है, मालूम है हमको। हाइड्रोजन का जो साइज है वह बहुत ही कम है। हाइड्रोजन का साइज कम होने की वजह से, मेनली हाइड्रोजन का साइज कम होने की वजह से इसका जो परमाणविक रूप है वो तो बहुत सक्रिय है, लेकिन अणुरूप उतना सक्रिय नहीं है, क्योंकि एच बंद बहुत प्रबल है। शायद आपको ध्यान आता होगा कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए सारे चैप्टर इसके अंदर घूम घूम के आते रहेंगे। हाइड्रोजन अलग अलग जगह इसके बारे में हम बात करते रहे हैं। जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे बात की थी कि जितना साइज बड़ा होगा ना एटम का, उतना वो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो एच तो बहुत छोटा है, तो एच इतना छोटा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। तो इसीलिए जब वो एच रूप में बन गया ना तो बहुत भयंकर सक्रिय है, क्योंकि स्थायी नहीं है। लेकिन H2 रूप में वो कम सक्रिय है, क्योंकि वो स्थायी है। और प्रकृति में आपको ये ज्ञात ही है भली भांति कि H2 के रूप में ही पाया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे कैसे बनाना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मूल रूप से हम ये बात करेंगे कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसकी बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक बार मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि इसके निर्माण की विधियों को कैसे हम पढ़ेंगे। देखिए निर्माण की विधियां, बहुत सारे निर्माण की विधि हमें इसकी पढ़नी है। अलग अलग तरीके से निर्माण की विधि के बारे में पढ़ा जाएगा। कौन कौन सी विधियां पढ़नी है, देखो बेटा, 3 कैटेगरी में मैं इसको बांट सकता हूं। पहला तो आप कह सकते हो कि सामान्य विधि, नॉर्मल मेथड, ठीक है, कोई ऐसा विशेष उसमें हमको कोई खास बात हो ऐसी नहीं। दूसरी हमें कह सकता हूं शुद्ध हाइड्रोजन या शुद्ध रूप की विधि, शुद्ध H2 प्राप्त करने की विधि। ऐसा भी आप कह सकते हो कि आपको प्योर बिल्कुल हाइड्रोजन प्राप्त करना है तो क्या करेंगे। और तीसरा आप कह सकते हो औद्योगिक विधि, व्यापारिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। हम इसकी बनाने की विधि, देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन वाले चैप्टर से प्रश्न अक्सर 2 कैटेगरी के आते हैं। एक तो यही वाला आता है इसके निर्माण की विधि वाला, या तो इस सेक्शन से आ जाएगा, या फिर एक उसके कठोर जल वाला प्रश्न आता है। यदि आपको ध्यान हो तो जो कठोर जल है उसकी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की वजह से होती है, तो वो कठोरता वाला पोर्शन आ सकता है। 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो कठोरता वाला प्रश्न आता है या फिर हाइड्रोजन निर्माण की विधि है। तो आज जो हम बेसिकली ध्यान देंगे सबसे पहले वो निर्माण की विधि पे देंगे, और यही विस्तृत रूप से पढ़ना भी होता है। सामान्य विधियों के अंदर बेटा मूल रूप से 3 प्रकार आ जाते हैं। हम इसको एसिड डिस्प्ले से भी बना सकते हैं, मेटल से। हम इसको एल्कलाई यानी बेस प्लस मेटल से भी बना सकते हैं, और हम इसको वाटर प्लस मेटल से भी बना सकते हैं। तो पहले हम सामान्य विधि की बात करते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में भी बात की जाएगी। तो हाइड्रोजन के निर्माण की विधि को हम 3 कैटेगरी में यहाँ बांट रहे हैं। एक नॉर्मल मेथड है, या इसको लैब में बनाने की विधि भी आप बोल सकते हो कुछ हद तक। शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि है, और एक औद्योगिक विधि है, ठीक है ना। अलग अलग मेथड हमारे सामने आने वाली है। कुछ विशेष परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो अम्ल प्लस मेटल, मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन कराए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, वहां पर भी ये बात आई थी सामने, यदि आपको ध्यान हो, कि भाई अम्लों से धातु जब क्रिया करती है ना तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। हालांकि हमने वहां पर भी कहा था कि हर एक धातु ऐसा कर पाई ये जरूरी नहीं है। जो हाइड्रोजन को अपचयित नहीं कर सकती वे धातुएं ये काम नहीं कर सकती। याद करो कॉपर, सिल्वर, इनके बारे में मैंने बताया था कि वो ऐसा काम नहीं कर पाती। तो देखिए फिलहाल तो कौन कौन सी मेटल ये काम कर पाती है। जैसे आयरन डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोजन बना रहा है, लेकिन कॉपर नहीं बना रहा। कॉपर क्यों नहीं बना रहा मेरे भाई, क्यों नहीं बना रहा? आपको ध्यान है कि Cu कम सक्रियता के चलते, Cu जैसी धातु में कहना बेटर रहेगा। याद करो इसी सीरीज ध्यान आ जाएगा। जैसी का मतलब है कम सक्रिय, जैसी कम सक्रिय धातुएं। यदि याद हो तो मैंने ये पॉइंट आपको पहले भी लिखाया हुआ है, याद होना ही चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी जन्म की बात है भैया।
तो Cu जैसी कम सक्रिय धातुएं अम्ल से H2 उत्पन्न नहीं करती। इसका डिटेल आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले के अंदर। डिटेल में हमने क्या बात कही थी कि भैया कॉपर जो है ना वह H+ को अपचयित नहीं कर सकता H2 के अंदर, क्योंकि वो H+ को अपचयित नहीं कर सकता तो वह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, प्रयोगशाला विधि। शायद छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में, जहां तक मुझे याद आता है, कुछ थोड़ी थोड़ी सी बात आती है, ध्यान हो तो। छोटी क्लासेस में भी हम इसके बारे में, छोटी क्लासेस में भी हमने इसके बारे में कभी न कभी पढ़ा होगा कि प्रयोगशाला विधि, यानी कि इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। याद करके मुझे बताइए, जिंक की क्रिया, दानेदार जिंक की क्रिया, बेटर टू से दानेदार जिंक की क्रिया किससे कराई जाती है? H2SO4 के साथ। यहां एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दो चीजों का आपने यूज क्यों किया, एक तो अशुद्ध क्यों ले रहे हैं, अशुद्ध क्यों ले रहे हैं, अशुद्ध जिंक क्यों लिया है? शुद्ध जिंक बहुत धीमे रिएक्ट करता है। अशुद्ध जिंक में क्या होता है कि अशुद्धि उत्प्रेरक का कार्य करती है, और आमतौर पर इसमें अशुद्धि होती है बेटा कॉपर की। यह कारण है कि हमने यहां अशुद्ध जिंक लिया है। पहली बात भाई, यहां प्रयोगशाला विधि में आप देख पा रहे हैं और शायद जानते भी होंगे कि अशुद्ध जिंक जो कि ग्रेन्यूलेटेड होता है, कणी होता है, दानेदार होता है, जिसको हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे दानों के होते हैं उसके अंदर, उसको हम कणीय या दानेदार उसको बोल सकते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। तो अशुद्ध जिंक का उपयोग क्यों किया? क्योंकि अशुद्धि यहां उत्प्रेरक का कार्य करती है। अशुद्धि आमतौर पर कौन सी होती है? तो कॉपर की होती है। और दूसरा यह प्रश्न आ सकता है कि कणीय क्यों ले रहे हैं, दानेदार क्यों ले रहे हैं, ग्रेन्यूलेटेड क्यों ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रेन्यूलेटेड। तो उसका सीधा लॉजिक है बेटा उच्च पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण। तो ये दोनों बातें हमारे समझने की थी, वो मैंने यहां आपको बता दी। क्या बता दी मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लीजिए। हम हाइड्रोजन के निर्माण की विधि पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन निर्माण की विधि के अंदर बात यह आती है कि अम्ल में अम्ल की क्रिया किससे कराई जाती है? जब अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाती है, मेटल से कराई जाती है, तब हमको क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये तो कंफर्म है, इज फॉर श्योर, कि जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल से कराते हैं, एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हर एक धातु ऐसी क्रिया नहीं देती। इसके बारे में इसी सीरीज के एप्लीकेशन में भी हमने बात की थी, यहां पे भी बता देता हूं कि कम सक्रिय धातुएं हैं वह क्रिया नहीं कर पाती हैं आपके अम्लों से और हाइड्रोजन नहीं दे पाती हैं। फिर इसके प्रयोगशाला विधि के बारे में हमने बात की। तो प्रयोगशाला विधि में बेटा यही मुख्य बात है कि जिंक प्लस तनु H2SO4 लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट यह है कि यहां इसको अशुद्ध क्यों लिया और साथ में इसको कणीय क्यों लिया? तो अशुद्ध लेने के पीछे यह कारण है कि अशुद्धि जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करती है, और कणीय के पीछे यह कारण है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक बात है। एक और बात यहां जान लीजिए, एक बात और यहां समझ लीजिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात साबित हो सकती है कि जिंक प्लस सांद्र H2SO4 लेते हैं तो क्या ये नहीं बनेगा? आपने यहां तनु मेंशन कर रखा है, तो यस बिल्कुल सही बात है। जिंक प्लस सांद्र H2SO4 लेते हैं ना बेटा तो हाइड्रोजन नहीं बनता। ये ध्यान लें, इसको भी जान लीजिए आप। यहां बनता है जिंक सल्फेट प्लस SO2। यहां पर आपका हाइड्रोजन एज ए प्रोडक्ट नहीं बनता, जिंक सल्फेट बनता है प्लस SO2 बनता है, प्लस हाइड्रोजन नहीं बल्कि H2O बनता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा। तो क्या बताया मैंने कि जब आप इसे प्रयोगशाला में बनाएंगे, देखिए प्रयोगशाला विधि है तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप में पॉपुलर तो होगी, महत्वपूर्ण तो होगी। तो प्रयोगशाला विधि के अंदर हमने ये जाना कि इसको जिंक प्लस H2SO4 से बनाते हैं, वो भी डाइल्यूट। तो ध्यान रखें, प्रश्न दोनों तरह से आता है कि आप जिंक कैसा ले रहे हो और H2SO4 कैसा ले रहे हो। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हैं। जिंक कैसा ले रहे हैं? अशुद्ध ले रहे हैं और कणीय ले रहे हैं। अशुद्ध क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भैया उसके अंदर कॉपर जो है अशुद्ध के रूप में होता है आमतौर पर, और उत्प्रेरक का कार्य करता है, फास्ट हो जाती है। प्योर लूंगा तो बहुत स्लो होगी। दूसरा, कणीय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कणीय में जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल उच्च होता है। ये तो जानते हो ना, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही ना। इस पेन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा ही ना, टोटल मिलाकर के सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता ही है, जानते हैं हम इस बात को। सो हायर सरफेस एरिया की वजह से। क्लियर? तो यहाँ बात हमने ये जानी अब तक कि इसके निर्माण की विधि में पहली विधि है धातु प्लस अम्ल। उसमें जो जो भी पॉइंट थे वो सब आपके सामने, जो अलग से काम के पॉइंट थे वो भी आपके सामने लिख दिए। फिर बात आती है क्षारों के द्वारा। क्या हर धातु वो क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है? नहीं, धातु आमतौर पर अम्ल से क्रिया करना चाहती है। तो क्षार से कौन क्रिया करेगी? उभयधर्मी धातु। तो ये महत्वपूर्ण बात यहां सामने आई है कि जो उभयधर्मी धातु है उनका लक्षण है, जैसे Be, Al, Zn, Sn, Pb, ये भी अपने आप में प्रश्न है कि इनमें से कौन सी धातु उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब आप समझते होंगे, जो अम्ल से भी क्रिया करे एज वेल एज वह क्षार से भी क्रिया करे, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करे, उसे हम उभयधर्मी धातु कहते हैं। दोनों ही से जब क्रिया कर सकती है उसको हम उभयधर्मी धातु कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ रिएक्शन से जो शो करती हैं कि ये धातुएं क्या करती हैं, आपका अम्ल के साथ साथ क्षार से भी क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती हैं। ठीक है ना, ये इनके साथ में बनने वाले कंपाउंड्स हैं और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये बनते ही ये तीर ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब गैसीय है, बन जा रहा है। ये उभयधर्मी धातु की पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक के लक्षण है। क्या कि उनकी क्रिया जब हम क्षार से करवाते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सारी धातुएं, ध्यान रखना, सारी धातुएं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाने वाली हैं। उभयधर्मी धातु ही यह कार्य कर पाएगी। एम्फोटेरिक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है, उभयधर्मी धातु का लक्षण है, अभिलक्षण है, महत्वपूर्ण गुण है, ऐसा माना जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा, जल के साथ। बेटा जल के साथ क्रिया करके भी धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है। यस, जल में भी H+ आयन कुछ मात्रा में तो होते ही हैं, लेकिन यहां जल के साथ 3 तरह से रिएक्शन होती है। अभी तक क्या बताया, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं बच्चों। हाइड्रोजन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। एक तो नॉर्मल मेथड, दूसरी प्योर हाइड्रोजन बनाने की मेथड, तीसरी इंडस्ट्रियल मेथड जो उद्योगों में काम आए। पहले पढ़ रहे हैं नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड में कुछ नहीं है, अम्ल से क्रिया कराओ धातु की, क्षार से क्षार से कराओ या फिर जल से कराओ। अम्ल से क्रिया कराने में हमने क्या जाना, सारी धातु नहीं बनाती हैं, कम रिएक्टिव होगी, नहीं बना पाएगी। अम्ल से क्रिया में हमने और क्या जाना कि भैया जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, आप ध्यान से सुनोगे ईमानदारी से तो यहीं पर याद होता जाएगा। और डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, सांद्र लेंगे तो SO2 बनता है, डाइल्यूट में अलग बनता है। ये डिफरेंस का कारण भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन वो H2SO4 जब P ब्लॉक में कराया जाएगा उसमें बात की जाएगी। फिलहाल केवल ये बता रहे कि डाइल्यूट से ही बनाएंगे, कंसंट्रेट से प्रोडक्ट चेंज होता है, SO2 बनता है। जिंक लेंगे वो भी शुद्ध नहीं लेंगे, वो ग्रेन्युलेटेड लेते हैं और इम्प्योर लेते हैं। उसके पीछे का लॉजिक हमने बता दिए। क्षार से क्रिया हर धातु करती है? नहीं करती है। कौन करती है? उभयधर्मी करती है। उभयधर्मी का मतलब अम्ल से भी क्रिया करें, क्षार से भी क्रिया करें। अम्लों से तो बहुत सारे एसिड मेटल क्रिया करते हैं, लेकिन क्षारों से हर मेटल क्रिया नहीं करता, क्योंकि क्षार उसकी खुद की प्रकृति बेसिक होती है, इसलिए, है ना। फिर हमने बात की जल से, जो अब कर रहे हैं कि भैया जल के 3 रूप होंगे यहां पर, ठंडे जल से क्रिया, गर्म जल से क्रिया और कैसा होगा, ठंडा गर्म नहीं, स्टीम, भाप से क्रिया। जल से क्रिया धातुओं की 3 प्रकार से होती है, ठंडे जल से, गर्म जल से और स्टीम से। ठंडे जल से कौन सी क्रिया करेंगे? जो बहुत सक्रिय धातु हैं वो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन बना देगी। सबसे सक्रिय धातु कौन सी होती है? S ब्लॉक वाली। यदि लैब में गए होंगे तो सबसे रोमांचक घटनाक्रम वहाँ यही होता है कि सोडियम पे पानी डालकर हम मजे लेते हैं, जीवन के पटाखे फोड़ते हैं, ध्यान है। तो वो क्या है, सोडियम प्लस पानी डाला, वाटर रिएक्शन, गैस बनी। सो ये बहुत विस्फोटक क्रिया होती है। यानी ठंडे जल से क्रिया कौन करेगा? सक्रिय धातुएं। गर्म जल से कौन क्रिया करेगा? बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं, बहुत कम सक्रिय भी नहीं। और भाप से किसको क्रिया करानी पड़ेगी? स्टीम से, फाइनली जो कम सक्रिय है। यानी 3 तरह से जल से होने वाली अभिक्रिया को, जल से होने वाली रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ठंडे जल से क्रिया, यहाँ पर इस बारे में वर्णन किया हुआ है, देखिए 3 कैटेगरी में हमने बांटा है बेटा। एक है ठंडा जल यानी कि कोल्ड वाटर रहेगा, दूसरा है गर्म जल और तीसरा है भाप। ठंडे जल से कौन क्रिया कर रहा है? मैंने अभी आपको समझाया था कि ये S ब्लॉक वाले आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर सब S ब्लॉक वाले ही हैं। तो यहाँ एक और बात लिखी है कि जब आप ठंडे जल से क्रिया कराते हैं इन धातुओं की, तो अत्यंत विस्फोटक होती है।
तो यहाँ उल्टा हमको उन्हें कम सक्रिय करना पड़ता है। उनको कम सक्रिय करने के लिए इसमें मरकरी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यानी अमलगम बनाते हैं, ध्यान दें, अमलगम याद होगा, अमलगम के रूप में करते हैं। अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ इनका एलॉय, जिससे इनकी थोड़ी रेट कम हो जाती है। मतलब उल्टा यहाँ तो आपको रेट को कम करना पड़ रहा है। उसके पीछे लॉजिक मैंने बता दिया है कि एस ब्लॉक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल के प्रति इनका लगाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तो विस्फोटक रूप धारण कर लेते हैं। गर्म जल का मतलब 25 से 90 डिग्री, ये डैश का कोई मतलब नहीं है, 25 से 90 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर मैं इसको हटा ही देता हूँ, कहीं बाद में आप दुखी होते रहो, ठीक है ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। और इसमें कौन सी मेटल होती हैं, तो ये थोड़ी सी अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय मेटल या कम सक्रिय पहले वालों से, और लास्ट में भाप से वो जो काफ़ी कम सक्रिय हैं, यानी कि जो मिनिमम रिएक्टिविटी शो करते हैं, वह आपके यहाँ कैटेगरी के अंदर इसमें आएंगे, ठीक। यहाँ अच्छी लब्धि मतलब मात्रा प्राप्त करने के लिए तीन मेथड मैंने यहाँ बता रखे हैं। आप देखिए खुद से, मैंने यहाँ पर इसके 3 मेथड बताए थे, अभी वर्णन किया है। एक ठंडे जल से बना सकते हैं, एक गर्म जल से बनाते हैं, और एक भाप से बनाते हैं। ठंडे जल से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाले करेंगे, गर्म जल से थोड़े रिएक्टिव करेंगे, और भाप से सबसे कम रिएक्टिव वाले करेंगे। तो ये बच्चों होगी इसकी सामान्य विधियां। सामान्य विधियां मतलब नॉर्मल मेथड। कैसे बनाओगे? एसिड से बनाएंगे, बेस से बनाएंगे, और जल से बनाएंगे। तीनों में कौन प्रयोग करेंगे? धातु प्रयोग करेंगे। प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए कि इनमें से कौन क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है, इनमें से कौन जो है वो प्रयोगशाला के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कौन ठंडे जल से क्रिया करता है, कौन गर्म जल से करता है, कौन भाप से करता है। क्या ये याद करने पड़ेंगे? अरे क्या याद करना है मुझे बताओ। ये तो एस ब्लॉक वाले सारे दिख रहे हैं, मैग्नीशियम के अलावा देखो सारे के सारे यहाँ आ ही गए, याद क्या करना है। वैसे भी आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी ऑलरेडी दी गई है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के हिसाब से ही तो हो रहा है प्रोग्राम। जो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक सक्रियता दर्शा रहे हैं वह रिएक्टिव कहलाते हैं, और उससे नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। पूरा डिटेल देखिएगा, इसी सीरीज के एप्लीकेशन वाला पोर्शन देख सकते हैं आप। आगे बढ़ें। शुद्ध हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करें? उसमें पहली विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस करके। अभी रिसेंटली जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था उसमें यह बात आई थी, ध्यान हो तो, कि जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। तो याद करके हमें बताइए कि हाइड्रोजन कहाँ बनती थी? कैथोड पर। ध्यान आया भाई? हाइड्रोजन आपका कैथोड पे बनता है, और ऑक्सीजन आपका कहाँ बनता है? एनोड पे बनता है। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होती है? कैथोड पर प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन गैस कहाँ प्राप्त होती है? एनोड पर। जल आप उसका जल अपघटन कराते हो। तो साथ में एक बात और हम जानते हैं कि जल का जल अपघटन आसानी से होता भी नहीं है, क्योंकि जल कोई बहुत बढ़िया चालक नहीं है। तो आपको ध्यान हो तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में हमने अशुद्धियाँ मिला दी थी। वी आर एडिंग इम्प्योरिटी टू द वाटर। कुछ थोड़ी सी मात्रा में उसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं। अशुद्धियाँ मिलाने के कारण उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। यही मेथड प्योर बनाने की है। बिल्कुल यहाँ इम्प्योरिटी को कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जल से बना रहे हैं। तो होता क्या है देखिएगा, ये वाटर टूटा, कैथोड की रिएक्शन में आप क्या देख पा रहे हैं कि H+ जा रहा है, एनोड की रिएक्शन में ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमने आपको पहले भी लिखाई हुई है, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली। अम्ल या क्षार के सल्फेट और K+ थोड़ा सा मात्रा में अम्ल क्षार मिलाया है, तो अम्ल क्षार के रूप में आप KOH मिलाते होंगे मान लेते हैं, या H2SO4 मिलाते होंगे। तो वो बताई हुई बात है कि K+ और सल्फेट नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका उत्सर्जन विभव, या इसको हमने कहा था विसर्जन विभव, या इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। फिर से वही बात कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली कि भैया उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है तो वो नहीं जाते। ध्यान आ गया? क्लियर कि भाई डिस्चार्ज पोटेंशियल उनका हाई होता है तो वे नहीं जाते हैं। K+ नहीं जाता, एस ब्लॉक वाले तो जाते ही नहीं है, सल्फेट नहीं जाता, नाइट्रेट नहीं जाता, फ्लोराइड नहीं जाता। ध्यान है कुछ? यह है जल का विद्युत अपघटन करके। फिर है मेथड आपकी NaOH की जल से क्रिया, UNO मेथड, और जल का विद्युत अपघटन। NaH की जल के साथ क्रिया से कैसे बन रहा है देखिएगा। NaH एक हाइड्राइड है मेटल का। अब NaH में कौन होगा? Na+ होगा और H- होगा। Na+ होगा और H- होगा, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? जल से। जल भी ध्रुवीय यौगिक है, हालांकि इसमें फुल चार्ज तो मैं नहीं लिख सकता, आंशिक तो लिख सकता हूं ना।
अरे प्रभु ध्यान है, धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 में होता है, +1 में नहीं होता, क्योंकि प्लस में तो धातु होता है। ये तो आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में ये तो कॉमन सेंस है कि प्लस आएगा तो सोडियम पे आएगा, इस पे थोड़ा प्लस आएगा। 2 प्लस मिलकर के थोड़े ना आयनिक यौगिक बना देंगे क्या? निश्चित तौर पर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। तो कभी कभी तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न होता है कि मेटल हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखा होगा कभी इस तरह का प्रश्न। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, क्योंकि यहाँ मेटल तो प्लस है, हाइड्रोजन माइनस है। अब होगा क्या देखो, ये H - H+ के साथ जुड़ेगा तो फिर यहाँ बनेगा क्या? हाइड्रोजन। और ये Na+OH के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? NaOH। तो ये हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन। NaH की जल के साथ क्रिया, देख रहे हो क्या हो रहा है? Na+1 है, H- है, रिएक्शन हो गई। UNO मेथड कुछ भी नहीं है, वही मेथड है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, बस इसका स्पेसिफिक नाम हो गया है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन KOH से कराई जाती है। ये कौन सी मेथड है? उभयधर्मी धातु की क्षारों से क्रिया। थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था, मिलिट्री पर्पस में हाइड्रोजन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, और उसके अपने लॉजिक है। तो फिलहाल हम यह कहना चाह रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्लस KOH से रिएक्शन क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। ये वही रिएक्शन है जो थोड़ी देर पहले देखी गई थी कि जब उभयधर्मी धातु लिए जाते हैं, यानी कि जब एम्फोटेरिक मेटल्स, व्हेनेवर वी आर टेकिंग एम्फोटेरिक मेटल्स और उनकी रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, वी आर गेटिंग दिस हाइड्रोजन गैस, हमें वहाँ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये होगी बेटा शुद्ध हाइड्रोजन बनाने की विधियां। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड की। 2 मेथड हो चुके हैं, एक सामान्य मेथड, एक प्योर बनाने की मेथड। इंडस्ट्रियल में सबसे काम की बॉश विधि होती है, लेकिन उससे पहले एक दूसरी मेथड की बात कर रहे हैं, लेन विधि। लेन विधि क्या है? कुछ भी नहीं है, जो पढ़ी है उसी को एक नाम दे दिया इंडस्ट्रियल। आयरन की रिएक्शन स्टीम से कराकर हाइड्रोजन बनाना लेन विधि कहलाता है। ये रही आपकी इंडस्ट्रियल मेथड में लेन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, ये इसका नाम लिखा है जो पीछे था। ठीक है, हाइड्रोजन के औद्योगिक विधि में सबसे पहले लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस में करना क्या है? कुछ भी नहीं है, आप आयरन लो और उसकी रिएक्शन भाप से करवा दीजिए। ठीक है ना, आयरन लेकर के, यहीं लिख देता हूं इसको, आयरन लीजिए और आयरन की रिएक्शन आप किससे करा दीजिए? आयरन की रिएक्शन आप भाप से करा दीजिए, यानी कि वाष्प से करा दीजिए। वाष्प से आयरन की रिएक्शन कराने पर Fe3O4 बनता है। Fe3O4 चुंबकीय ऑक्साइड, ये वाला जो ऑक्साइड है वो चुंबकीय ऑक्साइड है, इसकी बात हो रही है, ये रहा। ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? लेन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आयरन को वापस भी प्राप्त किया जा सकता है। CO+H2, इसको वाटर गैस बोलते हैं। CO+H2 इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है वाटर गैस। इसकी सहायता से वापस भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। मेन चीज क्या है? प्रश्न कैसे आएगा? लेन विधि में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? आयरन। साथ में क्या प्रयुक्त करते हैं? स्टीम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, तो स्टीम का उपयोग करते हैं। UNO मेथड में इस्तेमाल किसका होता था? एल्यूमिनियम का प्लस KOH का। देखिए नाम वाले हैं, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई उपाय है नहीं। हाँ, बॉश विधि बहुत ज्यादा उपयोगी है। बॉश विधि जो अगली मेथड है ना, ये बहुत काम आती है और इसको हमको जरूर जो है वो समझना ही होगा, इसको हमें जरूर समझना होगा। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर आपको जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं इसके थोड़ी सी जो डिटेल है ना वो आपको बता देता हूं, फिर हम आएंगे कि यहां पर इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल अपनी तरफ से बताता हूं बॉश विधि के बारे में। देखिए क्या है, समझना बच्चों। देखो बॉश विधि क्या है। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर जो मेथड है वो है बॉश विधि। इसमें क्या करते हैं थोड़ा समझना। कार्बन लेते हैं, उस पर स्टीम की ट्रीटमेंट कराते हैं, हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, इससे ये बनाता है CO+H2। इस CO+H2O को ही हम वाटर गैस बोलते हैं, या इसको एक नाम और भी देते हैं, सिन गैस। यहां ध्यान रखना कि वाटर गैस में अनुपात 1:1 होता है दोनों का। ठीक है, ये तो पहली बात होगी कि यहां ये तो आपका हमने कोक लिया है कार्बन, और उस पर ये स्टीम का ट्रीटमेंट कराते हैं हाई टेम्परेचर पर, उससे हमको CO+H2 मिलती है। आप कहेंगे सर यहाँ हाइड्रोजन बन तो गई, अब क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन तो बन गई,
लेकिन बेटा हाइड्रोजन ये वाला सफिशिएंट मामला नहीं है, क्योंकि यहां से क्या है कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सेपरेशन आसान नहीं होता। सो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को यहां से हटाना पड़ेगा और उसको CO2 में बदलना पड़ेगा। ये जो बनी है इसमें हाइड्रोजन है, हम मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि CO और H2 का साथ बड़ा मतलब एकदम मजबूत है, बंद एकदम धुआंधार वाली दोस्ती है उनके बीच में, तो उसको सेपरेट करना मुश्किल है। इसलिए इनको एक साथ बोला हमने जल गैस, नहीं तो हम चाहते तो CO को अलग बोलते, H2 को अलग बोलते। सो इसलिए इसका सेपरेशन मुश्किल है। तो यहाँ क्या होता है कि CO को सेपरेट करना कठिन है। अरे हमको तो हाइड्रोजन चाहिए ना मेरे भाई, तो उसको क्या करते हैं कि CO2 में बदला जाता है। इसका सेपरेशन आसान नहीं होता, अतः उसे क्या किया जाता है, अतः उसे स्टीम द्वारा CO2 में ऑक्सीकृत कराते हैं, और ये इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। या इंपॉर्टेंट प्रश्न मान लो, क्या मतलब कहने का, देखिए ये रहा आपका CO प्लस H2, जिसको हमने कहा जल गैस है और इसको सेपरेट करना बड़ा कठिन था। उस पर H2 यानी स्टीम से क्रिया कराई। इस प्रोसेस में भी टेम्परेचर यूज होता है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, और इसमें उत्प्रेरक भी इस्तेमाल होते हैं, Fe2O3 और Cr2O3। Fe2O3 उत्प्रेरक है, Cr2O3 उसका वर्धक है, प्रमोटर। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन क्या कहा जाता था, उत्प्रेरक के भी वर्धक होते हैं, प्रमोटर होते हैं, जो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यदि आपको याद आता हो। सो ये उत्प्रेरक है, ये वर्धक है, इसका उपयोग किया है। अब इससे होगा क्या, इससे ये बना CO2 प्लस 2H2। क्या फायदा हुआ इस रिएक्शन को कराने से, देखिए दो फायदे हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सेपरेशन हाइड्रोजन से आसान नहीं था, तो उसको CO2 में बदल दिया। CO2 का सेपरेशन इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। KOH में से गुजारो, CO2 को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि CO2 एसिडिक है, CO जो है वो तो न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल होता है, उसका सेपरेशन आसान नहीं था। CO2 एसिडिक है, इसका सेपरेशन आसान है, बेस से आराम से इसको सेपरेट कर लेंगे। तो फायदा नंबर 1 क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदल दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदलने से यह एडवांटेज है कि उसका सेपरेशन आसानी से हो जाता है। एक और फायदा होता दिखाई दे रहा है, यहां हाइड्रोजन का 1 मोल था, आपको 2 मोल मिल गए, डबल एडवांटेज हो गया ये तो। अरे हुआ कि नहीं, कहां हाइड्रोजन का 1 मोल था और कहाँ हमें उससे उसके 2 मोल प्राप्त हो गए। तो 1 मोल से 2 मोल प्राप्त होना निश्चित तौर पर यह भी एक फायदे की बात कही जाएगी। यानी यहां बेटा कुल मिला के 2 फायदे हुए इस प्रोसेस से। इसको एक नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, और प्रचलित नाम है, इसी वजह से कह रहा था कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसे बोलते हैं बेटा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, यानी जल गैस विस्थापन अभिक्रिया। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इसका नाम है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है, इनमें से बॉश प्रोसेस कौन सा है, उसमें कौन तो उत्प्रेरक काम में आता है, कौन तो उसके अंदर वर्धक होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो बॉश प्रोसेस देख लीजिए, यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बाकी तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इतना कोई खास बहुत दम वाली बात है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि हाइड्रोजन से फ्रीक्वेंसी हर बार की तो है भी नहीं, मतलब आमतौर पर हर चैप्टर से प्रत्येक साल प्रश्न आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल आए ऐसा आप विश्वास के साथ नहीं बोल सकते। आता भी और नहीं भी आता, दोनों बातें हैं। कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, तो छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन हाँ कि बहुत डिटेल में घुस के एकदम ऐसे 10-15 दिन निकाल दो, उसका कोई तंत्र नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 4 से 5 दिन मैक्सिमम खर्च करना है इस पर। हाइड्रोजन इससे ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। सो सारी मैंने कहानी आपको बॉश प्रोसेस की समझा दी है, डिटेल जो भी चीज़ की ज़रूरत थी वो सारा बता दिया है, ठीक है ना। इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, ये बात भी हमने कर दी। Fe2O3 Cr2O3 किसके लिए मिलाए हैं वो भी हमने बता दिया, और इसका सेपरेट करना इसको थोड़ा कठिन होता है। यहाँ एक बात और अभी इसमें जानने लायक है, क्या होता है कि कभी कभी CO का थोड़ा अमाउंट यदि रह जाए, अभी भी वो पूरी तरह से जो है वो हो सकता है न बदले CO2 के अंदर, तो फिर वहां अमोनीकृत Cu2Cl2 इस्तेमाल होता है, वो भी जान लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, यदि CO की कुछ मात्रा
रह जाने पर उसे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकृत Cu2Cl2, यानी अमोनिया भी उसके अंदर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, अमोनिकृत Cu2Cl2 प्रयुक्त करते हैं, मीन्स वी आर यूजिंग द अमोनिएटेड Cu2Cl2 इन ऑर्डर टू रिमूव द CO। कैसे करते हैं देखिए, ये CO रहा और उसमें हम मिला देते हैं Cu2Cl2 को, तो इसके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहले मैं ये बात लिख दूं, प्रयुक्त होता है क्योंकि यह CO के साथ संकुल बनाता है। संकुल समझते हो, कॉम्प्लेक्स, संकुल बोले तो कॉम्प्लेक्स। अरे पूरा चैप्टर पढ़ लिया भाई, संकुल संकुल करके पढ़ा ना, तो साथ संकुल बनाता है। क्यूप्रस क्लोराइड जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। दैट इज द रीजन बॉश प्रोसेस में उसका भी इस्तेमाल होता है। तो बॉश प्रोसेस से कई प्रश्न बनते चले आ रहे हैं और दैट इज द रीजन वाई कि इसको पूछा जा सकता है। तो कैसे, ये रहा अमोनिकृत Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं जिसको हम, अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियामय क्यूप्लस क्लोराइड लेकर और उसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाए जाने पर यह एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स निर्माण करता है। Cu है बेटा, ये कॉपर है ना। इस कॉम्प्लेक्स निर्माण की वजह से ही हम इसका उपयोग करते हैं यहाँ CO को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने में। ठीक है भाई, तो ये आपकी बॉश प्रोसेस हो गई। लेन प्रोसेस और बॉश प्रोसेस, दो विधियां अभी तक हमने डिस्कस की। अबाउट व्हाट? इंडस्ट्रियल मेथड। मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं फटाक से। सामान्य विधि, धातु, अम्ल से, क्षार से, जल से। जल से भी तीन, ठंडा जल, गर्म जल, भाप। ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड के बाद प्योर बनाने की मेथड, जल से विद्युत अपघटन करके, UNO मेथड था Al+NaOH वाला, और सोडियम हाइड्राइड से जिसकी क्रिया जल से कराई जाती है। तीसरी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में लेन विधि। लेन विधि मतलब आयरन प्लस स्टीम। सामने क्या बनता है? Fe3O4। ये भी ध्यान रखना, इसमें भी इमोशनल कर सकता है वो आपको। Fe3O4 बनता है, इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। Fe2O3 नहीं बनता, जिसे हेमेटाइट कहा जाता है। सो Fe3O4 बनता है। दूसरी मेथड बॉश मेथड, बहुत महत्वपूर्ण। क्या करते हैं? कार्बन लिया, स्टीम लिया, हाई टेम्परेचर लिया, CO+H2 बना। COH2 क्या है? वाटर गैस है। ये कॉम्बिनेशन इनका इतना ज्यादा है कि इसको सेपरेट करना कभी भी आसान नहीं है। तो इस वाटर गैस से वापस क्या बनाया? CO2 बनाया और हाइड्रोजन बनाया। फायदा क्या? दो फायदे। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 बन गई, जिसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन भी वहां 1 मोल से 2 मोल बन रहे थे, तो डबल फायदा आप इसको बिल्कुल कह सकते हो। दो फायदे यहां पर हुए, ऐसा आप बिल्कुल कह सकते हो। अब आपको यहां पर यह बॉश विधि पूरी लिखित में दी हुई है। आप यहां देख सकते हैं कि यहां हमने क्या बनाया है। पहले तो यह CO+H2 बना। इसको ही हम क्या कहते हैं? वाटर गैस या जल गैस, कुछ भी कहिए। टेम्परेचर भी है, यहां भी कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसको भाप के साथ मिलाया, कैटलिस्ट इसमें डाला। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक होता है। कैटलिस्ट कौन काम करता है वो भी हमने बता दिया। फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण पर से गुजारते हैं, फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड यहां कैटलिस्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कौन? ये दोनों। ठीक है। सो इससे क्या हुआ? यह जल गैस वाष्प के साथ क्रिया करके CO2 और H2 का निर्माण कर दिया। H2 तो डबल हो गया, H2 हमें ज़्यादा मिल गया। CO2 जो है वह आसानी से सेपरेट कराई जा सकती है। CO2 को सेपरेशन के अंदर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। CO2 को वी कैन ईजिली सेपरेट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के भौतिक गुण, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कोई बहुत ज़्यादा पूछा जाए या आपको इसका हिमांक और गलनांक कोई रटना चाहिए, कुछ भी नहीं है ना। इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है। यूजेज में देख सकते हो, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से आप जानते ही है ना, जिसके अंदर हम एल्कीन से एल्केन बनाते हैं।
वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं। रॉकेट में द्रव ईंधन के रूप में, गुब्बारों और वायुयानों में हीलियम के साथ मिश्रण ईंधन के रूप में, इसको ध्यान रख लेना, थोड़ा बहुत शायद काम आ जाए, ठीक है ना। सो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर काम में लाया जाता है, इसको न्यून ताप उत्पन्न करने के लिए काम में लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोई नीट जेईई लेवल पे पूछा जाए, सिर्फ यदि कोई बच्चा 11th क्लास में है और उसको कोई सब्जेक्टिव पेपर देना हो, वैसे इस साल तो कोई ठिकाने नहीं पड़ रहे सब्जेक्टिव पेपर कोई आपका होगा अभी कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि आजकल तो सब सिस्टम ऑनलाइन ही चल रहा है स्कूलों में भी, तो वहाँ पर भी वो सब्जेक्टिव तो टेस्ट ले नहीं पा रहे मेरे ख्याल से, लेते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव ही पैटर्न लेते हैं, और सब्जेक्टिव लेते हैं तो वो घर से लिख के ले जाते हैं, उसमें तो वैसे ही तो अपन को मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। फिर भी 11th में कोई है तो उसके सब्जेक्टिव में ये कभी आ सकता है 3-4 यूज़ दीजिए, 2 यूज़ दीजिए, ऐसे करके। अदरवाइज नीट जेईई लेवल पर कोई खास इसकी इंपॉर्टेंस इस पूरी स्लाइड की नहीं है, ठीक है ना। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक प्रभाव क्या, आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं है खास बात। क्या होता है बच्चों, समस्थानिक क्या होता है ये तो हमको मालूम है। समस्थानिक क्या होते हैं, पहली बात समस्थानिक क्या होता है, या फिर याद दिला दूं क्या होते हैं। समान समस्थानिकों की क्या विशेषता होती है प्रभु, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात कर चुका हूं इसके बारे में। समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, भिन्न द्रव्यमान संख्या, याद अभी क्या? अरे याद ही हो गया, बहुत होशियार बच्चे हैं, इनको पहले से याद है भैया। भिन्न द्रव्यमान संख्या, उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। अब समस्थानिक प्रभाव क्या है? कुछ नहीं है। समस्थानिकों के कारण गुणों में यदि बदलाव होता है कंपाउंड के, तो उसको हम समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कि उसके भौतिक गुणों में बदलाव हो सकता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बदलाव हो सकता है। यहां लिखी हुई बात है कि वह प्रभाव जो समस्थानिकों के भौतिक रासायनिक गुणों को बदल दे, समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। समस्थानिकों के भौतिक गुणों में अधिक परिवर्तन आता है, रासायनिक गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं आता है। हम जानते हैं इस बात को कि भौतिक गुणों में ज्यादा डिफरेंस देखने में आता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, केवल उनके वेग में अंतर आ सकता है। मैं बता रहा हूं अभी। साथ में यह बात लिखी है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में यह प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बाकी समस्थानिकों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन के समस्थानिकों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है? ईश्वर की कृपा से ये तो हमको मालूम ही है कि यहां पर हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वह कौन कौन से हैं बेटा। तो बेटा हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हम यहां देख रहे हैं, हाइड्रोजन के जो हम समस्थानिक यहां देख रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं आप बताइए। 1H1 इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। उम्मीद है ये सुने हम पहले। 1D2 इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। और 1T3 इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये आपके 3 इसके रूप होते हैं। हाइड्रोजन में समस्थानिक प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। समस्थानिक प्रभाव का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? समस्थानिक प्रभाव का सीधा मतलब यह है कि आप एक समस्थानिक को हटा के यदि कोई दूसरा समस्थानिक लगा दे रहे हैं तो उसके गुणों में यदि क्या आ जा रहा है? अंतर आ जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं समस्थानिक प्रभाव। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रभाव ज्यादा कहां दिखाई देता है? हाइड्रोजन में। उसके पीछे लॉजिक यहां लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन में परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या सीधा 2 गुना 3 गुना होती है, या तो डबल हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। जैसे इससे पहले वालों के अंदर यदि हम देखें तो यहां कोई डबल ट्रिपल नहीं हो रही है। 14 से 15, 16, 17, 18 बहुत छोटा छोटा सा अंतर है। इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। लेकिन हाइड्रोजन में जो डिफरेंस है ना द्रव्यमान संख्या का, वो सीधा 2 गुना और 3 गुना है। और इसी वजह से यही कारण है कि हाइड्रोजन में समस्थानिक प्रभाव ज्यादा देखने में आता है। समस्थानिक प्रभाव का सीधा मतलब है समस्थानिकों के कारण उत्पन्न प्रभाव, एक तरह से, ठीक है ना। तो समस्थानिक प्रभाव का सीधा अभी हम एक एक्सप्लेन यहां पर चीजों को कर देंगे, चिंता ना करें। समस्थानिकों की उपयोगिता तो क्या होता है? जैसे कि कुछ समस्थानिक है वो कैंसर के उपचार में काम आते हैं। आयोडीन का एक पर्टिकुलर समस्थानिक थायराइड के उपचार में काम आता है। ये हमने कुछ यूजेस बता रखे हैं कि हाँ समस्थानिक कहीं कहीं काम भी आते हैं। लेकिन फिलहाल इस बात को आप ध्यान रखें कि समस्थानिक प्रभाव का मतलब यह है कि आपने समस्थानिक चेंज किया और गुणों में भिन्नता आ गई। ऐसा ज्यादा हाइड्रोजन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें एक बात और जान लीजिए, शायद ध्यान होगा कि ट्रिटियम जो है ना,
ट्रिटियम जो है वह रेडियो एक्टिव होता है, यदि जानते हो तो। रेडियो एक्टिव है, नाभिक सक्रिय है, यानी विघटित होता रहता है। और इसका अर्धायुकाल मतलब T½ काइनेटिक्स, इसका अर्धायुकाल 12.3 वर्ष होता है। शायद ये आपको बात कभी काम आ जाए, एनसीईआरटी में दी भी हुई है। मतलब क्या है इसका? आज मैं यदि 10 ग्राम ट्रिटियम लेकर बैठा हूं ना, तो 12.3 साल में वह 5 ग्राम हो जाएगा। अर्धायुकाल, हाफ लाइफ। काइनेटिक्स चैप्टर में हमने इस बारे में बात की थी। काइनेटिक्स का नाम आया तो मुझे जरा बताइए कि रेडियो एक्टिव क्षय प्रक्रम, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस, वे कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं? उनमें कौन से कोटि का पालन किया जाता है, कौन से ऑर्डर को वह फॉलो करते हैं? क्या आप ये बात बता सकते हैं कि किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं वो? कौन? रेडियो एक्टिव डीके। यदि याद हो तो मैंने वहां उदाहरणों में लिखाया था, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर का पालन करते हैं। सभी रेडियो एक्टिव क्षय प्रक्रम प्रथम कोटि से होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहां कोई खास उपयोगिता नहीं है। यह हमने बताया समस्थानिक प्रभाव का उदाहरण क्या है। देखो बच्चों, देखना इसको ध्यान से। ये CH4 था, उसकी जगह मैंने CD4 ले लिया। क्या किया? सिर्फ समस्थानिक का ही तो अंतर लाए हैं। ये प्रोसेस तीव्र होता था, नहीं धीमे हो गया, तो इसको कहेंगे समस्थानिक प्रभाव। ऐसे समस्थानिक प्रभाव कहलाते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं समस्थानिक प्रभाव। यानी कि समस्थानिक प्रभाव का मतलब है कि चेंज कर दें, यदि हम समस्थानिक को बदल दें और कोई भी चेंज आता है, जैसे काइनेटिक्स में रेट बदल जा रही है, तो ये देखिए इसकी रेट बदल गई। कैसे बदल गई? CH4 थोड़ा तेज रिएक्शन करता है और CD4 धीमे कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो उसको सुनो और समझो, मैं यहां जो लिख रहा हूं उस बात को समझना। देखिएगा, यदि द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो बंध प्रबलता बढ़ती है। समस्थानिकों की बात हो रही है। बंध प्रबलता बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है, दर कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी। बेटा मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, और ये बॉन्ड हो गया मजबूत। ये बॉन्ड जो है, यह जो बॉन्ड है वह आपका मजबूत हो गया, और जब वो मजबूत हो गया तो उसको ब्रेक करने में मुश्किल आएगी, तो इसकी रेट धीमी हो गई। जब भी भारी समस्थानिक आता चला जाता है ना, तो रेट जो है वो धीमी होती चली जाती है। यहां पर तब ऐसा होगा जब ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग शामिल हो दर निर्धारक पद में। अरे भैया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये पार्टिसिपेट तो करना चाहिए ना, ये तो समझते हो कि नहीं? किसी रिएक्शन के अंदर सारी की सारी स्टेप तो नहीं होती दर निर्धारक, सब के सब स्टेप दर निर्धारक हो ऐसा तो है नहीं किसी स्टेप के अंदर, ये तो कन्फर्म है। आप मानते हो इस बात को? तो सबके सब स्टेप जो है वो दर निर्धारक तो नहीं होती है। ये वाला बॉन्ड जिसमें ब्रेक हो, CH वाला, वो यदि दर निर्धारक पद हो तो वहां समस्थानिक प्रभाव देखने में आता है। समस्थानिक प्रभाव क्या देखने में आ रहा है कि ये रिएक्शन तो तेज होती थी और ये धीमे हो गई। उसका लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ी है ना किसी समस्थानिक की, वो बंध ज्यादा मजबूत होता है, भारी चीजें तो पास में आएगी। सो द्रव्यमान संख्या बढ़ने से बंध मजबूत होता है, और बंध मजबूत होता है तो फिर आसानी से ब्रेक नहीं होता, और आसानी से ब्रेक नहीं होता तो रेट कम हो जाती है। इसे कहते हैं समस्थानिक प्रभाव। जैसे कि यहां पर हमने ये बताया हुआ है कि बंध ऊर्जा CD की ज्यादा है CH से, नो डाउट। तो बंध ऊर्जा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस बात को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। क्या कहना चाह रहा हूं? CD बंध अपेक्षाकृत कम आसानी से टूटता है, या अपेक्षाकृत कम आसानी से ब्रेक होता है। डिफिकल्ट है उसको ब्रेक करना, किसकी तुलना में? CH की तुलना में। ठीक है ना? और क्योंकि यह आसानी से नहीं टूटता है, अतः क्या होती है? दर कम हो जाती है। यानी कि रेट जो है उसके कम होने के पीछे यह लॉजिक है कि CD बंध जो है वह आसानी से ब्रेक नहीं होता और दर कम हो जाती है। यही बेटा सारा कुछ क्या है? यही है आपका समस्थानिक प्रभाव। बहुत ज्यादा कुछ पूछने लायक इसमें भी नहीं है, बस इतना सा जान लीजिए कि जब भी आप हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लाओगे ना,
तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भारी और ट्रिटियम लाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जितना भारी समस्थानिक होगा, जितना हैवी समस्थानिक होगा, उतना बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, और बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, ब्रेक करना मुश्किल होगा तो रेट कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो बच्चों, अभी तक हाइड्रोजन में क्या कराया है, इसके आगे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के विभिन्न रूपों की। लेकिन पहले एक बार बता दूं, हाइड्रोजन के निर्माण की विधि देखी, सामान्य रूप से देखी, प्रयोगशाला वाली जिसके अंदर शामिल थी, औद्योगिक रूप से देखी, और शुद्ध हाइड्रोजन वाली देखी। कहाँ क्या जरूरी था एक्सप्लेन करना, सारा बता दिया। फिर उसके बाद हमने बात की इसके समस्थानिकों की। तो हाइड्रोजन प्रोटियम रूप में, ड्यूटेरियम रूप में और ट्रिटियम रूप में पाया जाता है। शायद पूछ सकता है कि ट्रिटियम का अर्धायुकाल कितना होता है। अकेला यह प्रश्न बनेगा ऐसी संभावना कम है, स्टेटमेंट वाले में आ सकता है कि क्या सही क्या गलत है, कि भाई ट्रिटियम क्या रेडियो एक्टिव है, क्या ट्रिटियम जो है उसका अर्धायुकाल 12.3 वर्ष होता है, ऐसे करके। ठीक है। अब हाइड्रोजन के विभिन्न रूप देखो। हाइड्रोजन रूप किस रूप में मिलता है? परमाणु रूप में भी मिल सकता है, अणु रूप में भी मिलता है। हालांकि परमाणु रूप उसका स्थायी नहीं है, हमको मालूम है। प्रकृति में सामान्य परिस्थितियों में तो वो अणु रूप में ही मिलता है। परमाणु रूप के भी 3 प्रकार हैं, अब वो समझो। एक सामान्य परमाणविक हाइड्रोजन, दूसरा नवजात हाइड्रोजन, तीसरा अधिशोषित हाइड्रोजन। क्या डिफरेंस है देखो। पहला सामान्य परमाणविक हाइड्रोजन, द फर्स्ट टाइप इज सामान्य परमाणविक हाइड्रोजन। दूसरा टाइप है कौन सा? नवजात हाइड्रोजन। सामान्य परमाणविक हाइड्रोजन का मतलब है कि H2 को ब्रेक किया और H को बना दिया, खत्म। और नवजात हाइड्रोजन का मतलब क्या? नवजात मतलब क्या होता है? जो अभी उत्पन्न हुआ हो, जैसे कहते हैं नवजात शिशु, यानी जो अभी बना हो। तो वो किसी रिएक्शन के थ्रू बनता है। यदि किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा, यदि किसी विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसे बनाया जा रहा हो, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा यदि उसे बनाया जा रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखेंगे। तो परमाणविक हाइड्रोजन गैस के वियोजन से बनता है, ठीक है ना। ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है। परमाणविक हाइड्रोजन सिंपल है, केवल H2 से बना रहे हैं उसको, और किसी रिएक्शन के थ्रू बना रहे हैं तो उसको नवजात बोलते हैं। जैसे ये जिंक प्लस H2SO4 करने से नवजात बनता है, जो तुरंत H2 बन जाता है। इसको मैं कहीं यूज कर लो ना फटाक से बनते ही, तो काम का है, अदरवाइज वो H2 बदल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, विरंजन कारक है। विरंजन कारक का मतलब होता है बेटा ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग मीन्स होता है कलर उड़ाना, है ना, रंग विलोपित करना या रंग उड़ाना समझ जाओ। उड़ाना थोड़ा नॉन टेक्निकल शब्द हो जाएगा। रंगहीन करना, ऐसा कह लो, ठीक है ना। रंगहीन करने के काम में ये आता है। और एक तीसरा प्रकार भी है इसका। तीसरा प्रकार क्या कहलाता है इसका? वह कहलाता है एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन या ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन। उसमें क्या होता है? धातु की सतह पर कोई H परमाणु यदि अधिशोषित रहता है तो उसे ही हम अधिधारित कहते हैं, अधिधारण कहते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने बताई थी यह बात कि अधिधारण क्या है। अधिधारण यानी ऑक्लूजन क्या होता था? ऑक्लूजन मैंने कहा था कि एक विशिष्ट प्रकार का, ये बात हमने आपको सरफेस केमिस्ट्री के टाइम पे बताई थी। टाइम हो गया इस चीज को, कि अधिधारण किसी गैस का धातु की सतह पर अधिशोषण, अधिधारण कहलाता है ना। ये अधिशोषण कौन सा अधिशोषण है? अधिधारण। ऑक्लूजन यानी कि ऐसा अधिशोषण जिसमें धातु की सतह पर गैस अधिशोषित हो रही हो, उसे हम अधिधारण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात आती है आणविक हाइड्रोजन की। तो आणविक हाइड्रोजन में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। आणविक हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा यहां डिटेल के अंदर पहले बताना चाह रहा हूं। देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। देखिए आणविक हाइड्रोजन के प्रकार कैसे हैं, थोड़ा समझने लायक है। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, आणविक हाइड्रोजन। अभी तक परमाणु के टाइप चल रहे थे, अब ये आणविक हाइड्रोजन के चल रहे हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं बेटा, इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ऑर्थो रूप और एक होता है पैरा रूप। इसमें किस बात का अंतर होता है? प्रोटॉन के स्पिन के आधार पर। यह वर्गीकरण किसके आधार पर है? प्रोटॉन, या उसको नाभिक कह लीजिए। अरे नाभिक में ही तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं हाइड्रोजन के अंदर। प्रोटियम की बात हो रही है। मूल रूप से हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ठीक है ना, बाकी तो बहुत कम मिलते हैं।
तो प्रोटॉन की स्पिन के आधार पर, मैं समझा रहा हूं अभी, चिंता न करें। प्रोटॉन के स्पिन के आधार पर दो प्रकार के रूप पाए जाते हैं, एक होता है ऑर्थो रूप, एक होता है पैरा रूप। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अणु है ना मेरे भाई, इसमें पाया जाता प्रोटॉन नाभिक में। प्रोटॉन भी अपने अक्ष पे घूमता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना अपने अक्ष पे, वैसे प्रोटॉन भी घूमता है, एक प्रोटॉन है इसके अंदर, है ना। सो ऑर्थो रूप में क्या होता है कि ये समान दिशा में घूमेगा, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। दोनों H परमाणुओं के प्रोटॉन समान दिशा में, ठीक है ना, क्या होते हैं, दोनों H परमाणुओं के, क्योंकि एक H2 अणु में दो परमाणु होंगे ना, प्रोटॉन या नाभिक बोलो, समान दिशा में चक्रण करते हैं तो उसे ऑर्थो रूप बोलते हैं, समान दिशा में चक्रण करते हैं। और पैरा रूप में क्या होता है कि ये समान दिशा में नहीं करते चक्रण, बल्कि विपरीत दिशा में करते हैं, यानी एक यूं घूम रहा है, एक यूं घूम रहा है, अरे इसको इधर घुमा लो तो उसको इधर कर देना, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह से करें आप, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, दोनों प्रोटॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, इसे पैरा बोलते हैं। तो ऐसे हम दो प्रकार इसके बना सकते हैं, एक ऑर्थो फॉर्म है, एक पैरा फॉर्म है। इसकी टोटल स्पिन क्या होगी, या तो प्लस हाफ जोड़ दीजिए 1 हो जाएगी, माइनस हाफ जोड़ दीजिए -1 हो जाएगी, और इसकी टोटल स्पिन कितनी होगी, 0, क्योंकि ये एक प्लस हाफ माइनस हाफ होगा तो कैंसिल हो जाएगा। सो ऑर्थो और पैरा जो रूप हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ऑर्थो और पैरा रूप के आधार पर, यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दो फॉर्म हो सकते हैं। ये किस आधार पर हैं, प्रोटीन के स्पिन के आधार पर, जो प्रोटॉन है इसके अंदर उसके स्पिन के आधार पर। यदि दोनों प्रोटॉन एक ही दिशा में घूम रहे हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, यहां फिलहाल क्लॉक में बताएं, दोनों एंटी भी हो सकते हैं, लेकिन है सेम, चाहे क्लॉकवाइज है तो दोनों क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, है सेम। तो समान दिशा में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो, और विपरीत दिशा में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, पैरा। इसके गुणों के बारे में एक बात यहां जान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पर तो ऑर्थो रूप ज्यादा स्थायी है, जैसे जैसे कम ताप करते चले जाते हैं पैरा रूप ज्यादा स्थायी होता जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो ज्यादा है और कम ताप पर पैरा ज्यादा है। यही सारी जानकारियां आपको यहां पर दी गई हैं, देखिएगा। ऑर्थो और पैरा समावेशता सिर्फ द्विपरमाणुक अणु में होती है, जिसमें Z का विषम मान होता है, लेकिन यह O2 में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। Z का विषम मान होता है उन्हीं में, O2 में नहीं होगा, उस सम मान है उसका। तो जैसे Z समझते हो, परमाणु क्रमांक, ये 7 है, ये 1 है, ये 9 है ना, इस तरह से। ऑर्थो हाइड्रोजन का आणविक वेग जिसमें प्रोटॉन का चक्रण समान है, समान होने पर या तो ये प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। और पैरा रूप जिसमें हाइड्रोजन का प्रोटीन हो गया, या प्रोटॉन का चक्रण विपरीत होता है, उसे पैरा कहते हैं। यहां कुल चक्रण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां कुल चक्रण प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। आंतरिक ऊर्जा की जहां तक बात है, इंटरनल एनर्जी ऑर्थो रूप की ज्यादा है, समान चक्रण प्रतिकर्षण करता है, इसलिए पैरा की थोड़ी कम है। जहां तक स्थायित्व की बात है तो उसके बारे में यह एक सारणी आप देख पा रहे होंगे। 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पर तो यह 3:1 है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है 3:1 है, लेकिन कम ताप पर 20 केल्विन पर 100% पैरा हो गया। यानी बेटा देखो यहां क्या लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो पैरा रूप ऑर्थो में बदलता है, टेम्परेचर कम करते हैं ना तो ऑर्थो रूप पैरा में बदलता है। रूम टेम्परेचर पर कौन सा रूप ज्यादा मिलता है, ऑर्थो। ये प्रश्न भी आता है। प्रश्न ऐसे नहीं आएगा अकेला ऑर्थो पैरा, प्रश्न आएगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन के बारे में सत्य या असत्य कथन है, ऐसा करके प्रश्न आता है कि ऑर्थो में समान दिशा में है, पैरा में विपरीत दिशा में है। रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो ज़्यादा होता है, रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो जो है वो 40% है, नहीं। रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो 80% है, नहीं। कितना है, 75% है। यहाँ देख रहे हैं आप 298 केल्विन पर। एक बात और लिखिए कि शुद्ध पैरा तो संभव है लेकिन ऑर्थो संभव नहीं है, क्योंकि उच्च ताप पर वह टूट करके और परमाणु में बदल जाएगा। देखिएगा, ताप कम करके आप पैरा को तो 100% पा सकते हो, क्योंकि ताप कम करते जाते हैं तो वो पैरा की तरफ जाता है,
लेकिन ताप बढ़ा बढ़ा करके आप 100% ऑर्थो रूप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यदि करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा और परमाणुओं का निर्माण करेगा, इज गोइंग टू प्रोड्यूस एटम्स। तो यहां पर यह एक बेसिक डिफरेंस है, महत्वपूर्ण लाइन है। मैंने आपको कहा है ये इनकी क्रियाशीलता का भी क्रम यहां दे रखा है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं फिर बोल रहा हूं। कमरे के ताप पर ऑर्थो रूप होता है, कमरे के ताप पर ऑर्थो रूप होता है। ताप घटाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते जाओगे, इफ यू रिड्यूस द टेम्परेचर, तो ऑर्थो रूप से कौन ज्यादा बनने लग जाता है? पैरा रूप ज्यादा बनने लग जाता है। रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो ज्यादा है, ताप घटाओगे तो पैरा बनेगा, ताप बढ़ाओगे तो ऑर्थो बढ़ता नहीं है, वही 75:25 रहता है। उसके पीछे लॉजिक यहां लिखा हुआ है। यदि आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयत्न किया, यदि आपने टेम्परेचर को बहुत अधिक बढ़ाने की कोशिश की, तो जो आपका H2 है वह ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो फिर वो एटम में ही बदल जाएगा, तो किस्सा ही खत्म हो गया। अरे हम तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये जो सारा कुछ प्रोग्राम चल रहा है ना भाई यहाँ पर, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का है। इन्हीं को, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स भी बोलते हैं। इनको नाभिकीय समावेवी, यहां देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, नाभिकीय समावेवी या प्रोटॉन चक्रण समावेवी कहते हैं। क्या कहा मैंने, फिर बोल रहा हूं बच्चों, आणविक H2 के दो मुख्य रूप पाए जाते हैं, एक है आपका ऑर्थो, एक है पैरा। वह किस आधार पर हैं? नाभिक की स्पिन के आधार पर। नाभिक मतलब प्रोटॉन की स्पिन के आधार पर। प्रोटॉन जो है वह दो प्रकार से घूम सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है दो प्रकार से, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। यदि दोनों समान दिशा में, दोनों कौन? अरे H2 अणु में दो परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? H2 अणु है तो एक H दो परमाणु तो होंगे। दोनों का प्रोटॉन समान दिशा में घूमे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्थो रूप। दोनों का प्रोटॉन, क्योंकि एक एक प्रोटॉन है उनके नाभिक में, एक एक ही है ना प्रोटॉन, तो दोनों का प्रोटॉन यदि विपरीत दिशा में घूमे तो वह क्या हो जाता है? वह पैरा रूप हो जाता है। सामान्य ताप परिस्थितियों में कौन अधिक पाया जाता है? ऑर्थो। टेम्परेचर घटाएंगे तो किसका कितना होता है? वो 75:25, यानी कि 3:1। ऑर्थो 3, पैरा 1। ताप घटाऊंगा तो क्या होगा? ताप घटाएंगे तो वो किसकी तरफ चला जाता है? ताप घटाने पर वो सीधा मुड़ता जाता है किसकी तरफ? पैरा रूप की तरफ। 20 डिग्री 20 केल्विन पर ये पहुंचकर 20 केल्विन पर पहुंच करके लगभग 100% पैरा फॉर्म मिल जाता है। क्या ऑर्थो फॉर्म भी और ज्यादा पाया जा सकता है 75:25 से? नहीं, 75:25 ही वह मेंटेन रहता है, लगभग 100 नहीं पहुंच सकता। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 100 नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने पर वो H2 ब्रेक हो जाएगा और H के क्या बन जाएंगे? एटम्स बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो परमाणुवीय हाइड्रोजन के प्रकार डिस्कस किए, आणविक हाइड्रोजन के प्रकार डिस्कस कर लिए। यहां से जो भी कुछ कराया है मैं उसको क्विक रिवाइज करा रहा हूं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय हम भी नहीं लगाएंगे, आप भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जितना दे रहा हूं वो सफिशियंट है, ठीक है ना? इसी को आप अच्छे से कर लीजिए, यह सफिशियंट है, 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो देखिए क्या क्या बातें अभी तक हमने यहाँ आपके सामने की, मैं बता रहा हूँ जो भी सारा कुछ। आज हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन और उसके यौगिक। सबसे हल्का तत्व है, एक द लाइटेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि इसका जो मोलर भार है वह निश्चित तौर पर क्या होता है? वह न्यूनतम होता है। इसके लिए हमने इसमें यह बात जानी कि इसकी पोजीशन का कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है कि इसको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। अभी तक भी इसकी स्थिति कोई निश्चित नहीं है। यही आपकी कमी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की थी, और यही कमी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी की भी थी। जब हमने आवर्त सारणी चैप्टर किया था तो वहां पर यह कमी बताई हुई है, क्योंकि इसके गुण दोनों से मिलते हैं। दोनों से किससे? फर्स्ट वर्ग से और 17वें वर्ग से। औरों से भी मिलता है, लेकिन इन दोनों से अधिक समानता दर्शाता है। फर्स्ट वर्ग के जैसे ये +1 बनाता है, और लास्ट वालों के जैसे यह क्या है? हाइड्रोजन जो है वो अणु के रूप में पाया जाता है। अब जैसे फर्स्ट वाले हैं वो तो अणु के रूप में नहीं मिलते, कोई Na2 तो मिलता नहीं है। हाइड्रोजन H2 के रूप में मिलता है, जैसे कि F2 मिलता है, Cl2 मिलता है। यानी इसके कुछ गुण फर्स्ट वर्ग से मिलते हैं, कुछ गुण उसके हैलोजन से मिलते हैं। तो कहां रखें ये विवाद है अभी भी। H बॉन्ड बहुत मजबूत है साइज छोटे होने की वजह से, इसीलिए यहां एक बिंदु लिखा है कि H परमाणु तो आपका बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, लेकिन H अणु जो है यानी H2 जो अणु के रूप में है वह आपका उतना अधिक सक्रिय नहीं माना जा सकता, वह कंपैरेटिवली कम सक्रिय होता है। H2 अणु, उसके पीछे लॉजिक हमने बताया है कि वहां बंध बड़ा क्या है? उसका प्रबल बंध है।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तरह तरह से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जाना। मुख्य रूप से 3 विधियां पढ़ी, सामान्य विधि, शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि और औद्योगिक विधि। इसमें हमने यह भी जाना कि भैया शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी होती है। तो ये होती है जल का विद्युत अपघटन। इसको पूरा लिख देता हूं एक बार में ताकि आप एक साथ चीज़ों को याद रख सकें। जल का विद्युत अपघटन NaH से और UNO मेथड, ये हमने पढ़ा था। फिर औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि में 2 ही विधि मूल रूप से देखी, एक लेन विधि थी और एक बॉश विधि थी, जो कि बेहद ज़रूरी मेथड है। बॉश विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिड प्लस M मतलब बेटा मेटल है ये। ठीक है, हर धातु नहीं क्रिया करता जैसा कि हमने बताया। हाँ, प्रयोगशाला विधि में आप ये कह सकते हो कि यहाँ जिंक इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अशुद्ध जिंक करते हैं, अशुद्ध मतलब ऐसा नहीं कि जिंक हो ही नहीं और सारा अशुद्धि ले लो, थोड़ी बहुत मात्रा में हल्की फुल्की सी उसमें अशुद्धि होती है। हल्की फुल्की सी अशुद्धि होने के पीछे लॉजिक ये है कि जो अशुद्धि है ना वो एज ए कैटलिस्ट काम करती है, यानी उत्प्रेरक का कार्य करती है, जो खास तौर पर कॉपर की अशुद्धि इसमें होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करेगी। कणीय, कणीय मतलब होता है ग्रेन्यूलेटेड। कणीय का यहाँ मतलब होता है बेटा ग्रेन्यूलेटेड, ग्रेन्यूलेटेड बोलते हैं इसको। कणीय का मतलब ग्रेन्यूलेटेड, यानी कि छोटे से कण होते हैं, क्योंकि इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, इसको ग्रेन्यूलेटेड बोलते हैं कणियों को। क्षारों के द्वारा क्या हर धातु क्रिया करेगी? बिल्कुल नहीं, क्षारों से हर धातु क्रिया नहीं करती, क्योंकि केवल एम्फोटेरिक मेटल ही इससे क्रिया करते हैं। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि इनमें से कौन सी उभयधर्मी धातु है, विच वन इज एम्फोटेरिक मेटल। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। फिर जल से क्रिया हमने बताई। जल से क्रिया हमने 3 भागों में इसको बांटा है, ठंडे जल से क्रिया, गर्म जल से क्रिया और भाप से क्रिया। ठंडे जल से क्रिया एस ब्लॉक वालों में आती है, गर्म जल से क्रिया थोड़ी सी रिएक्टिव में आती है, और भाप से क्रिया का मतलब है कि बेहद कम क्रियाशील यदि कोई होगा तो उसका उपयोग करेंगे। ठंडे गर्म का मतलब भी समझा रखा है, बहुत सिंपल और क्लियर कट चीजें हैं यहाँ पर। फिर हमने कहा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में ये बात कही कि भैया कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीजन मिलती है जब आप जल यूज करते हो। तो थोड़ी सी मात्रा के अंदर हमने साथ में ये कहा हुआ है कि हल्की सी मात्रा में इसमें एसिड और बेस भी हम मिला देते हैं। एसिड बेस मिलाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि एसिड बेस इसलिए मिला रहे हैं ताकि उसकी चालकता में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। NaH के साथ क्रिया बहुत आसान थी। UNO मेथड इज ए पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम प्लस NaOH मेथड। फिर लेन प्रक्रम है। लेन में क्या करते हैं, KH था ना, NaOH नहीं है। लेन प्रक्रम में क्या करते हैं, आयरन प्लस स्टीम से क्रिया कराते हैं। ये H2 स्टीम है, मूल रूप से भाप है, ठीक है ना। जैसे Fe3O4 मिलता है, इस Fe3O4 को वापिस भी प्राप्त किया जा सकता है वाटर गैस की सहायता से। वेरी इंपॉर्टेंट बॉश मेथड है ना, इसको हमने काफी डिटेल में जाना क्योंकि ये उपयोगी विधि थी। इसमें हम क्या करते हैं, कोक प्लस स्टीम लेते हैं, उससे पहले CO प्लस H2 बनता है, उस CO प्लस H2 में और स्टीम प्रवाहित करते हैं। 2 फायदे हैं, एक तो CO से CO2 बन जाता है, दूसरा हाइड्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। सो यहाँ ड्यूअल एडवांटेज है, डबल एडवांटेज है इस प्रोसेस का। उत्प्रेरक इस्तेमाल क्या करते हैं वो बता दिया था। अमोनीकृत Cu2Cl2 प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए करते हैं ताकि CO को यदि कुछ बचा है ट्रेस अमाउंट तो वो पृथक किया जा सके। ये कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मेशन वो करता है, ये वो कॉम्प्लेक्स है यानी कि संकुल जिसको हम बोलते हैं। बॉश प्रोसेस की वही डिटेल है यहां पर भी सारी की सारी जो हमने बता दिया। उपयोग में कोई खास पूछने लायक प्रश्न था नहीं। समस्थानिक प्रभाव का सीधा मतलब है कि आप समस्थानिक हटाओ, चेंज करो तो गुणों में बदलाव होता है क्या, उसे समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। हाइड्रोजन में क्यों विशेष रूप से दिखाई देता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो परमाणु भारों का अंतर है यानी द्रव्यमान संख्या का अंतर वो बड़ा है, अधिक है दूसरों के कंपेयर में, ठीक है ना। इसमें हमने एक उदाहरण से बताया कि भैया रेट कम हो गई थी। ट्रिशियम के बारे में या ट्रिटियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि 12.3 वर्ष होता है, शायद पूछ ले, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर बंध प्रबलता बढ़ती है और दर कम होता है। ये समस्थानिक से रिलेटेड पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है ना। फिर हाइड्रोजन के विभिन्न रूप हैं 3 भागों में। ये पॉइंट क्या है, ये कुछ भी नहीं है, समस्थानिकों की उपयोगिता है बस। समस्थानिकों की उपयोगिता के बारे में हमने कुछ बताया है कि C60 का उपयोग एक पर्टिकुलर समस्थानिक ही कैंसर उपचार में काम आता है। इसको आप समस्थानिक प्रभाव मत मान लेना कि भाई दूसरा काम नहीं आता और ये आता है तो उसे समस्थानिक प्रभाव कहेंगे, नहीं। भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर है, ये तो उपयोगिता वाली बात है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर। कुल मिलाकर के ये समस्थानिकों की उपयोगिता वाली बात है। क्लियर। कौन से C60 कैंसर उपचार में काम आता है, आयोडीन का थायराइड ग्रंथि के उपचार में काम आता है। तो आयोडीन का एक रूप काम आता है, दूसरा नहीं काम आता, ऐसे हमने यहां बताने की कोशिश की है, पर उसको हम समस्थानिक प्रभाव की कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है ना।
फिर हमने कहा कि हाइड्रोजन के विभिन्न रूप होते हैं, परमाणविक हाइड्रोजन हो सकता है, नवजात हाइड्रोजन हो सकता है। नवजात मतलब उसी सॉल्यूशन में उत्पन्न हुआ और उसको तुरंत यूज कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो जुड़ करके और H2 का निर्माण कर देगा, कोई काम आएगा नहीं आपके। अवशोषित यानी एड्सॉर्ब भी हो सकता है, ऑक्यूलिजन भी हो सकता है। ये धातु है, ये मेटल है, ये धातु, इसकी सतह पर हाइड्रोजन परमाणु यदि अधिशोषित है तो उसे अधिशोषित हाइड्रोजन कह देंगे। फिर बात की हमने अणु के बारे में, तो अणु आणविक रूप में हमने महत्वपूर्ण चीज डिस्कस की, ये रही ऑर्थो और पैरा के रूप में। ये किस आधार पर है? प्रोटॉन की स्पिन के आधार पर। समान दिशा में हो तो ऑर्थो कहेंगे, विपरीत दिशा में हो तो उसे पैरा कहेंगे। यह उच्च ऊर्जा युक्त होता है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पर यही ज़्यादा मिलता है। कम टेम्परेचर करते जाएंगे ये रूप ज़्यादा मिलता है। इसकी स्पिन कितनी है? या तो +1 होगी या तो -1 होगी, कुल मिला के 1 बोल सकता हूँ। इसकी स्पिन कितनी है? 0, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए इसकी स्पिन कितनी होती है? 0 हो जाती है। ये जानकारी यहाँ पर दी हुई है आपके सामने कि 100% पैरा आप प्राप्त कर सकते हो, पर 100% ऑर्थो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ताप बढ़ाने से ऑर्थो मिलता है। ताप बढ़ाने से ऑर्थो मिलता है। ताप ज़्यादा बढ़ाओगे तो H2 ब्रेक हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। ताप घटाने से पैरा मिलता है, ताप घटाने से पैरा मिलता है, वो प्राप्त किया जा सकता है ताप घटा घटा करके। जैसा कि कहा गया कि लगभग 20 केल्विन पर यदि हम जाएं तो पूरा की पूरा फॉर्म किस में बदल जाता है? पैरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल बात समझ गए होंगे। थोड़ा सा मेहनत तो इसमें लगेगी, पर ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ऐसी भी कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेंगे, छोटा सा तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है ना, इजी वे में आराम से हो जाएगा। जितनी ज़रूरत है सारे के सारे फैक्ट आपके सामने हमने पहुंचा दिए हैं, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।